नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो हम पहला बात करेंगे यूएनएफसीसी, दूसरा हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल और तीसरा आपका हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूएनएफसीसी से। यूएनएफसीसी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था किस चीज़ के लिए? जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसमें जो इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, उससे निपटने के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ था। किसका? यूएनएफसीसी का। अब ये जो है, और इसका मेन एम क्या था यूएनएफसीसी का? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो कंसंट्रेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी यूएनएफसीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ये जो है यूएनएफसीसी, ये 154 कंट्रीज या स्टेट्स आप बोल सकते हो, उनके द्वारा साइन किया गया था। कहाँ साइन किया गया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, जो इसका पॉपुलर नेम है वो है अर्थ समिट। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और अगर आप रियो डी जेनेरियो की बात करें तो ये आपका कहाँ है? ये आपका है ब्राज़ील में। तो ये जो है यूएनएफसीसी, ये जो है आपका रियो डी जेनेरियो में इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन जो अपने इफेक्ट में कब आई आप बोल सकते हो कि फोर्स में कब आई? वो आपकी आई 1994 में, मतलब पूरी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, अप्लाई की गई। अब इसका और इस यूएनएफसीसी के अंतर्गत उन्होंने क्या डिसाइड किया? यूएनएफसीसी के अंतर्गत उन्होंने यह डिसाइड किया कि इस यूएनएफसीसी के अंदर मीटिंग्स हुआ करेंगी, एक रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग्स हुआ करेंगी और आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन होगा कि इसको कैसे सस्टेन किया जाए, क्लाइमेट चेंज को। आप देखिए, अब आपके यूएनएफसीसी के अंतर्गत दो चीज़ आपकी जो पर्टिकुलरली पूछी जाती हैं। एक तो आपका हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा आपका हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट। ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था? वो साइन किया गया था 1997 में। और जो आपका ये पेरिस एग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ था? ये आपका साइन हुआ था 2015 में। लेकिन फोर्स में कब आया? ये आपका फोर्स में आया 2016 में। अब देखिए, जैसे कि आपको दोनों के नाम से पता चल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपको जापान के क्योटो में। और पेरिस ये कहाँ हुआ था? ये आपके पेरिस सिटी, फ्रांस के पेरिस में। इसी वजह से इन दोनों का नाम, इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट हुआ और इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब देखिए, यूएनएफसीसी, आपका यूएनएफसीसी बना कब? 1994 में। 1994 में बना। 1994 में बनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हर साल एनुअली मीटिंग्स हुआ करेगी। जितने भी देश इस यूएनएफसीसी को फॉलो करते हैं उनके बीच में क्या हुआ करेगी? एनुअली मीटिंग्स हुआ करेगी। और इस क्लाइमेट चेंज को, या आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस के स्टेबलाइजमेंट के लिए, या आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबल करने के लिए एटमॉस्फेयर में हर साल मीटिंग हुआ करेगी। इसके बारे में डिस्कशन होगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए, इस टाइप की मीटिंग को, मतलब जितने भी कंट्री यूएनएफसीसी को फॉलो करते थे उनकी जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हुआ करती थी उसे क्या बोलते थे? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी या COP।
और ये क्या बात करते थे, ये एनुअली मिल करके बात करते थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करना है। और इसका मेन फोकस क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की जितनी गैसेस हैं उनके एमिनेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। लेकिन आपका जो UNFCCC ही क्रिटिसाइज होता है। क्यों क्रिटिसाइज होता है? इसलिए क्रिटिसाइज होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो आपके स्टेट्स हैं, जो सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट बोला था कि हम इतने परसेंट या इतने लेवल तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इसी वजह से UNFCCC से इसके लिए क्रिटिसाइज होती है। अब देखिए, ये जो UNFCCC की ट्रीटी हुई, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, 3 तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करती है। या आप बोल सकते हो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। अब पहली कैटेगरी किन के लिए है? पहली कैटेगरी है आपके डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। दूसरी कंट्री है डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपका लास्ट में आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपकी ट्रीटी है, ये आप बोल सकते हो कि 3 तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है। पहला डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, दूसरा आपका होगा डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा आपका जाता है डेवलपिंग कंट्री। अब जो आपके पहला है डेवलप्ड कंट्री, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इन्हीं को हम Annex 1 कंट्रीज भी कहते हैं। और आपकी जो दूसरी हो गई, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको हम Annex 2 कंट्रीज बोलते हैं। अब जो आपके Annex 1 कंट्रीज हैं, ये कितने स्टेट कंसिस्ट करते हैं? 38 स्टेट्स कंसिस्ट करते हैं, और जिसमें से आपके 13 क्या है? जिसमें से आपके 13 हैं ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। अब Annex 1 कंट्रीज जो हैं, वो उनको कहा जाता है कि वो इस तरह की पॉलिसी एडॉप्ट करें जिससे कि क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको रिड्यूस किया जा सके, या उनको एक लिमिट में लाया जा सके। और किस लेवल तक लाया जा सके? ऐसा बोला जाता है कि जो 1990 का एमिशन लेवल था, उस लेवल तक आप अपनी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लाओ। अब फिर दूसरे नंबर में कौन आती है? द डेवलप्ड कंट्रीज आपकी दूसरे नंबर में आती हैं। आपकी दूसरे नंबर में कौन सी आती हैं? आप कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? Annex 2 कंट्रीज। अब इनको क्या कहा जाता है कि ये फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराएं। किनको हेल्प प्रोवाइड कराएं? जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये जो आपके सेकंड नंबर की जो Annex 2 कंट्रीज हैं, इनको ऐसा बोला जाता है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करिए ताकि वो अपने एरिया में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कर सकें। और तीसरी आपकी आ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज, जिनके ऊपर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन बस उनको ऐसा बोला गया है कि वो भी अपना एक एफर्ट लगाएं ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। जैसे आपको पता है प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? प्रोटोकॉल मीन्स होता है एग्रीमेंट, और जो कि ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए, आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो आता है वो आता है COP। क्योटो प्रोटोकॉल जो आता है वो आपका आता है COP 3 के अंदर। इसके अंदर आता है, आपका आता है COP 3 के अंदर।
आपकी जो COP1 हुई थी वो हुई थी 1995 में। आपका जो COP2 हुआ था वो आपका हुआ था 1996 में। आपका जो COP3 हुआ था वो हुआ था 1997 में। इसी आपके CO3 में आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि आपको जो है 2008 से आपका एक्चुअली 2 टाइम पीरियड डिसाइड किया गया। एक तो किया गया 2008 टू 2012 और दूसरा 2013 टू 2020। इस टाइम पीरियड, इन दोनों टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपको ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। और क्या हुआ इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि जो आपकी फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग है उसको आपको लिमिट करना है टू इंडस्ट्रियल लेवल के से 2 डिग्री कम तक, यहाँ तक आपको लिमिट करना है। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग थी उससे आपको 2 डिग्री कम तक इसको लिमिट करना है। अब देखिए ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है इसको यूएस ने रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई नहीं किया मतलब इसमें आप बोल सकते हो एग्री नहीं किया या साइन नहीं किया। और जो आपका कनाडा था इसने साइन तो किया लेकिन 2012 में कनाडा इससे बाहर निकल गया। कनाडा का कहना था कि आपके यूएस और चाइना जैसे कंट्री जो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं वो तो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। तो फिर इस प्रोटोकॉल का पर्पज क्या है, इसीलिए कनाडा 2012 में इस प्रोटोकॉल से बाहर निकल जाता है। अब आपको जो फर्स्ट क्योटो कमिटमेंट पीरियड था, मतलब आप बोल सकते हो 2008 टू 2012 तक, इसमें लगभग यूएस को छोड़ करके आपकी लगभग सभी एनेक्स 1 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में आपकी कनाडा एग्जिट कर जाती है इससे। बाद में आपको 2012 में कनाडा एग्जिट कर जाती है और जापान, न्यूजीलैंड और रसिया भी आपके सेकंड पीरियड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब आपका 2013 से 2020 वाले राउंड में ये इस क्योटो प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जैसे कि नाम से पता है, जो कि पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। जो आपकी मीटिंग हुई थी ये आपके 2015 में हुई थी। इसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया, पेरिस एग्रीमेंट। तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये बेसिकली 2015 में आपका 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल को सुपरसीड कर दिया गया। किसके द्वारा आपका सुपरसीड कर दिया गया, आपका पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा आपका सुपरसीड कर दिया गया। इसका भी टास्क आप देखेंगे तो वही था। हाँ, इस पेरिस एग्रीमेंट में आपकी 196 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया और ये इनका एम था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। और ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है ये आपका फोर्स में कब आया, आपका फोर्स में आया 4 नवंबर 2016 तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।